नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडियन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट का जो है समापन हो गया और इसे जीता नीदरलैंड के वॉन फॉरेस्ट ने। पूरा नाम कहें तो जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट ने। इस खिलाड़ी की जो टूर्नामेंट में रैंकिंग थी वो पीछे से तीसरे स्थान पर आप कह सकते हैं। मतलब कि टूर्नामेंट की जीतने की संभावना तो दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट में इतना शानदार खेल दिखाया कि टूर्नामेंट जीत लिया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि टाई ब्रेक हुआ। अंतिम मुकाबले में उनका सामना था उनके ही देश के शीर्ष खिलाड़ी, वर्ल्ड लाइव रेटिंग में नंबर 7 वापस पहुंच गए अनीश गिरी से, और अनीश गिरी को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने एक खिताब हासिल किया। दोनों के बीच दो ब्लिट्स मुकाबले हुए क्योंकि 8.5 अंकों पर टाई अप हो गया था। 2 ब्लिट्स मुकाबले ड्रॉ रहे और उसके बाद हुआ आर्मागोदन का मुकाबला जिसको जीता जॉर्डन ने। लेकिन दरअसल जॉर्डन ये मैच जीत नहीं रहे थे। अनीश की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन जॉर्डन ने जो है अपना पेशेंस बरकरार रखा और अनीश से हुई दबाव में गलतियां उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इतिहास कुछ यूं रचा फॉरेस्ट ने कि नीदरलैंड में टूर्नामेंट का 83rd मतलब 83वां संस्करण था टाटा स्टील टूर्नामेंट का। वाइकनजी टूर्नामेंट के नाम से लंबे समय से जाना जाता रहा है। लेकिन इससे पहले जो अंतिम डच प्लेयर थे जिन्होंने इस खिताब को जीता था वो थे जान टिम्मान, और इन्होंने जीता था 1985 में। मतलब 1985 के बाद हम कह सकते हैं 36 साल बाद जो है इस टूर्नामेंट का खिताब जो है वो किसी नीदरलैंड के खिलाड़ी के पास वापस लौटा। तो जो अपने आप में जो है एक बड़ी बात है, और ये भी बताता है कि नीदरलैंड में शतरंज का कल्चर जो है वो कितना पुराना रहा है। तब जाकर के यहाँ पर जो है अभी भी शतरंज के इतने बड़े, जो दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, यहाँ पर लगातार आयोजित हो रहा है। हम आज मुकाबला देखने वाले हैं अनीश गिरी और वॉन फॉरेस्ट का, वो मुकाबला जिसमें अनीश के हाथ से जो है जीत फिसल गई। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ, और ये भी आपको पता लगेगा कैसे दबाव में बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी गलती करता है। सफ़ेद मोहरों से अनीश गिरी खेल रहे थे, काले मोहरों से खेल रहे थे वॉन फॉरेस्ट जॉर्डन। मुकाबला शुरू हुआ D4 D5 बिशप F4। लंदन सिस्टम का सहारा लिया यहाँ पर अनीश गिरी ने। आर्मागोदन में हम सभी जानते हैं कि वाइट को मिलते हैं यहाँ पर 5 मिनट और ब्लैक को मिलते हैं 4 मिनट, और फिर इसके बाद ये मुकाबला चलता है बिना किसी इंक्रीमेंट के। मतलब कोई चाल में कोई समय नहीं बढ़ता है, और फिर अगर ब्लैक ने ड्रॉ भी कर लिया तो वो मैच जीत सकता है, जबकि सफ़ेद के लिए जीतना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मुकाबला हुआ नाइट F6 E3 C5 करके सेंटर पे इमीडिएटली जो अटैक किया। तो जो अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर सामना किया उन्होंने लंदन सिस्टम का। नाइट F3 नाइट C6 नाइट BD2 E6 C3, यहाँ पर बिशप D6। तो अनीश खेलते हैं बिशप G3 जो सबसे स्टैंडर्ड लाइन है। यहाँ पर H6 खेला यहाँ पर फॉरेस्ट ने, जॉर्डन ने। तो यहाँ पर अनीश ने जवाब दिया बिशप B5, और इसके बाद यहाँ पर जो अब तक मुकाबले खेले गए हैं उसमें जो मेन लाइन रही है वो है कैसल करना। वाइट भी कैसल करता है और फिर इस तरह से मैच चलता है। लेकिन यहाँ पर बिशप B5 के बाद फॉरेस्ट खेलते हैं बिशप E7, जो टेक्निकली उतना सही नहीं लगता क्योंकि आप एक ही मोहरे को दोबारा मूव कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने अभी भी आपको कैसल करना बाकी, पर ये एक तरह का वेटिंग मूव भी है, और डार्क कलर के बिशप को एक्सचेंज ना करना है यहाँ पर। ओके, अनीश ने फ़ायदा उठाया, नाइट E5 खेला, क्वीन B6 खेला यहाँ पर जॉर्डन ने। सो अनीश खेलते हैं A4। ओके, कभी ना कभी A6 भी आने वाला था, बट इन्होंने पहले खेला कासल जॉर्डन ने, तो अनीश ने भी कैसल किया, और अब यहाँ पर खेलते हैं जॉर्डन A6। ओके, अनीश खेलते हैं बिशप इंटू C6, B इंटू C6 ओनली मूव है क्योंकि क्वीन से तो आप मार नहीं सकते, एंड नाउ D इंटू C5। और ये था अनीश गिरी का प्लान। इसके बाद बिशप C5 तो B4 एक टेम्पो लूज, बिशप E7 वापस तो A5 एक और टेम्पो लूज, क्वीन B7। और इस पोजीशन के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो कम से कम वाइट को आपको कोई समस्या नज़र नहीं आएगी, और स्पेस काफ़ी अच्छा है क्वीन साइड से उनके पास। दूसरा, ये बिशप काफ़ी बंद है। ये कहाँ से खेलेगा पता नहीं, क्योंकि उसके 3 पॉन जो है उसी के घर पर हैं, तो ये एक तरह से बैड बिशप है काफ़ी। अभी आगे क्या होगा पता नहीं। अनीश के नाइट काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और C5 जैसे स्क्वायर जो है वो काफ़ी कमज़ोर। C5 D4 जो है वाइट के फेवर में पोजीशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लगने लग गई। अच्छा, बड़ी बात यह है कि नाइट D3 जैसे ही अनीश गिरी ने खेला, इस पोजीशन पे आते आते अनीश गिरी का जो टाइम कंट्रोल था वो टाइम अच्छा मैनेज चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अनीश गिरी जो है इस मुकाबले को निकाल के ले जाएंगे। आने वाली चालें देखिए, नाइट D7 मतलब अभी भी देखिए बिशप जो है वो यहाँ पर बंद ही है। ओके, C5 के स्क्वायर को कंट्रोल किया है और E5 के स्क्वायर को कंट्रोल किया है नाइट को D7 लाके। अनीश खेलते हैं नाइट B3, और C5 पे जो है उनका कंट्रोल बहुत ही खतरनाक हो गया यहाँ पर।
अच्छा, एक बात और भी थी कि यहाँ पर जैसे इन्होंने खेला क्वीन B5, तो अनीश खेलते हैं पहले नाइट D4, क्वीन B7 और अब रुक B1। अब रुक B1 का फ़ायदा ये है कि आने वाली चालों में यहाँ पर वाइट जो है वो अपने नाइट को C5 लाएगा, और जैसे ही आप एक्सचेंज करोगे यहाँ पर, तो ये रुक की फाइल ना सिर्फ ओपन होगी बल्कि B6 का जो स्क्वायर है वो बहुत ही एक वीक पॉइंट बन जाएगा ब्लैक के कैंप में। हुआ भी मैच में यही, नाइट F6 खेला यहाँ पर जॉर्डन ने, तो अनीश खेलते हैं नाइट C5। अच्छा, यहाँ पे शायद नाइट को मेंटेन रखना चाहिए था, उनको खेलना चाहिए था रुक E8 जॉर्डन को, लेकिन किस्मत तो कहीं और ले जा रही थी और किस्मत को कुछ और लिखा हुआ था। नाइट F6, अनीश खेलते हैं नाइट C5, बिशप इंटू C5, B इंटू C5, क्वीन D7। और अब तक के पूरे गेम में अनीश का कंट्रोल बोर्ड पर बहुत शानदार था। इस समय उनके दोस्त विदित भी लाइव कमेंट्री कर रहे थे, सागर भी लाइव कमेंट्री कर रहे थे और मैं देख रहा था उस समय। तो यहाँ पर हर कोई ये कह रहा था कमेंट्री में कि अनीश को F3 खेलना चाहिए, सबसे सिंपल मूव है, टाइम भी बचेगा, सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा। यहाँ पे ये नाइट ऊपर आके जो काउंटर प्ले मिल रहा है, जवाबी हमला हो सकता है, वो नहीं मिलेगा अपोनेंट को, और उनकी जो चाल हैं वो तो आ ही रही हैं। लेकिन अनीश यहाँ पर रुक B6 गए। अब रुक B6 की वजह से नाइट को ऊपर जंप लेने का मौका मिला। अब यहाँ से इस गेम से दोस्तों हम दो बात सीख सकते हैं। अनीश जो खेल रहे हैं वो गलत नहीं खेल रहे हैं, लेकिन शतरंज में खासतौर पर इन तेज़ी से जो मुकाबले होते हैं, फटाफट शतरंज, जो ये ऑन द बोर्ड था, ये कोई ऑनलाइन नहीं था, आपको ना सिर्फ आक्रमण की रणनीति को बेहतर करना होता है बल्कि सामने वाले के आक्रमण को रोकना भी एक बहुत बड़ी कला है, जिसकी वजह से सामने वाले को खेलने का मौका ना मिले। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, रुक इंटू C6, नाइट इंटू यहाँ पर C3 मारा गया, तो वो नाइट को देखिए मौका मिल रहा है। यहाँ पे अनीश ने सही खेला, क्वीन C2, और अब यहाँ पर नाइट B5 जो है खेलते हैं यहाँ पर जॉन फॉरेस्ट। और अब यहाँ पे देखिए उन्होंने खेला रुक B6, बिल्कुल सही, और नाइट जाता है A3 में। और ये वो चाल थी जहाँ पर अनीश जो है फंस गए। मतलब आप कह सकते हो कि वो जो एक दबाव होगा कि यार वो नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के टॉप प्लेयर हैं, वर्ल्ड के टॉप खिलाड़ियों में जगह है उनकी, टॉप 5 टॉप 7 पे पहुंच गए वापस, एक बार तो थे ही ऑलरेडी, और नीदरलैंड में टूर्नामेंट हो रहा है जिसको वो जीत सकते हैं। मतलब 36 साल से जो इतिहास दूर है उनसे उम्मीद की जा रही है, इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो शायद दबाव कहीं ना कहीं जो है वो नज़र आया, और अपने ही देश के युवा खिलाड़ी के सामने अनीश यहाँ पर गलती करते हैं। जबकि अनीश जैसे खिलाड़ी जो कि मजबूत खेलते हैं बहुत, इस तरह की गलती जो उन्होंने की वो तो करते ही नहीं है, इस तरह का काउंटर प्ले वो लेते नहीं, पहले आराम से खेलते हैं। यहाँ पर अनीश नॉर्मली अगर अपने मोड़ पे होते तो 100% वो क्वीन C3 खेलते, कोई रिस्क नहीं लेते। नाइट B5 के बाद वैसे ही ये जो गेम है ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन है। अनीश ने यहाँ पर ये जवाबी हमले जैसा किया, मतलब एक काउंटर जवाब दिया जिस तरीके से। इसका नुकसान ये हुआ कि कैलकुलेशन वो कुछ मिस कर गए। क्या मिस कर गए उनको कैलकुलेशन में? उन्होंने नाइट C2, C इंटू D7, नाइट इंटू D4 के बाद वो ये मिस कर गए कि जब वो DC8 मारेंगे तो अभी अपोनेंट के पास नाइट E2 चेक है, मतलब उसका पीस बच जाएगा। उनके दिमाग में क्या होगा कि यहाँ पर अपोनेंट जो है नहीं बचा पाएगा नाइट को, लेकिन अपोनेंट ने यहाँ पर, तो उनको एक पीस अप हो जाते वो, लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया। रुक C1, बिशप B5, बिशप D6, रुक F8, बिशप C5। उसके बाद आप देख सकते हो पोजीशन यहाँ पर कि यहाँ पर ब्लैक के पास 6 पॉन है और वाइट के पास 5 पॉन है। सेम कलर बिशप, सॉरी अपोजिट कलर बिशप एंड गेम है, बट फिर भी हम ये सभी जानते हैं कि इस अरमागोदन मुकाबले में तो जॉर्डन को सिर्फ ड्रॉ चाहिए था। मुकाबला आगे बढ़ा, रुक C7, रुक E1, बट ज़्यादा कुछ था नहीं। रुके C8, F4, दोनों तरफ से H5 गेम चलता रहा। अनीश की भी उम्मीद थी, लेकिन टाइम भी आपको पता है कि 0-0 भी हो सकता था, और जॉर्डन यहाँ पे तेज खेलने लग गए। H3 के बाद किंग G6, G4, H G4, H G4, रुक C6, रुक B7, यहाँ पर रुक C7, क्योंकि उनको तो ड्रॉ चाहिए था जॉर्डन को, पर अनीश ड्रॉ नहीं ले सकते थे, ड्रॉ पे उनकी हार थी। रुक B8, रुक C8, रुक B7, यहाँ पर जॉर्डन ने रिपीट किया। फाइनली यहाँ पर रुक से रुक एक्सचेंज हो गया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद पोजीशन ये आई कि अनीश के पास जो है दोस्तों टाइम ही कम पड़ने लग गया, और एक पोजीशन आगे चली गई किंग के ऊपर आते आते कि इनके पॉन्स बहुत वीक भी हो गए थे, और राजा की स्थिति भी, टाइम की स्थिति, सारी चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी वहाँ पे जा कर के कि फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह का एंड गेम आया जहाँ पे ब्लैक ने अपना पीस भी सेक्रीफाइस कर दिया, बिशप, और उनका जो पॉन है वो क्वीन हो गया। तो जोरदार फाइट हुई, सब कुछ शानदार हुआ, लेकिन इसमें दो बातें समझ में आई। एक तो वॉन फॉरेस्ट की जो शानदार मेहनत है वो सामने आती है, दूसरा अनीश गिरी दबाव पर आकर के गलती कर गए, वरना अनीश गिरी इस टूर्नामेंट के चैंपियन भी हो सकते थे। जाते जाते वॉन फॉरेस्ट के बारे में एक बात और बता देता हूँ कि उन्होंने कल एक ट्वीट भी किया था
कि जब मैं बच्चा था तो मैं सोचा करता था, जब मैं अमेच्योर टूर्नामेंट में टाटा स्टील में खेलता था, कि मैं कभी एक दिन टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट खेलूँगा, लेकिन मैंने सपने में भी कभी इस टूर्नामेंट को जीतने के बारे में नहीं सोचा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत है उनके खेल जीवन की। अच्छी बात ये रही कि इस टूर्नामेंट को जीत करके उन्होंने 2700 रेटिंग भी पार कर ली है अपने खेल जीवन में। पहली बार 2700 रेटेड के खिलाड़ी भी जो है वॉन फॉरेस्ट बन गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उनके आने वाला खेल जीवन जो है और शानदार रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।